चुनारगढ़ राज्य में सूर्य अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। उसके 3 सौतेले भाई बहन थे। सूर्य के पिताजी एक गरीब किसान थे। सौतेली माँ सूर्य को हमेशा प्रताड़ित करती रहती। वो दिन भर खेत में काम करता और बदले में उसे भरपेट खाना भी नहीं देती। एक बार उसके पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होते हैं। सूर्य दिन भर खेतों में काम करता है और शाम को वापस घर आता है। घर आकर माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अभी घर में खाने को कुछ नहीं है, रात में भोजन बनेगा तब खा लेना। माँ, आज सुबह खेत पर भी खाकर नहीं गया था। दोपहर में खाना तो बना होगा, कुछ बचा है तो वही दे दो। यहाँ खाना बनाने के लिए कोई नौकर बैठा है जो दिन भर खाना बनाते रहे और तुम्हारा पेट भरते रहे। एक तो ऐसे ही घर में इतने लोग हैं कि हमेशा खाना कम पड़ जाता है, उस पर से तुम्हारा बोझ भी ढोना पड़ता है। इतने बड़े हो गए हो, हट्टे कट्टे हो, कहीं दूसरी जगह जाकर क्यों नहीं कमाते? आखिर कब तक हम तुम्हारा भार उठाते रहेंगे? सौतेली माँ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सूर्य को बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर लेटकर सोचता है। माँ ठीक ही कहती है, आखिर मैं कब तक इन लोगों पर बोझ बना रहूंगा। मुझे जाकर कहीं काम धंधा करना चाहिए। कल सुबह ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरे दिन सभी लोग अभी सोए ही रहते हैं। तभी सुबह सुबह उठकर सूर्य घर से निकल जाता है और जंगल की राह पकड़ लेता है। चलते चलते जब दोपहर हो जाती है, वो काफी थक जाता है। उसे भूख भी लगी होती है। वो जंगल से कुछ फल तोड़ता है और उसे खाने बैठ जाता है। फल खाकर वो थोड़ी देर विश्राम करता है और फिर चलने लगता है। चलते चलते उसे जोर से प्यास लगती है। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तभी वो देखता है कि चुनारगढ़ के राजा उसकी ओर ही आ रहे हैं। वो आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता है और थोड़ा भयभीत भी हो जाता है। ए नौजवान, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? महाराज, मैं इसी जंगल के पास वाले गांव में रहता हूँ, लेकिन इतनी दूर कभी नहीं आया। हम लोगों का जंगल में कोई काम नहीं होता है। कुछ लकड़हारे आकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। हम लोग शिकार के लिए निकले थे और रास्ता भटक गए हैं। सारे सैनिक भी जाने कहाँ रह गए और मैं अकेला ही पानी की तलाश कर रहा हूँ। क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा? महाराज, संजोग ऐसा है कि मैं भी पानी की तलाश कर रहा हूँ। मैं भी पहली बार जंगल में इतनी दूर आया हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। चलो नौजवान, हम लोग मिलकर पानी की खोज करते हैं। जी महाराज। सूर्य राजा के साथ आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद महाराज, लगता है कि अब हमें पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। शायद हम पानी के नजदीक पहुंच गए हैं। नौजवान, यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो? महाराज, गौर से सुनिए, पानी की कलकल की आवाज आ रही है। राजा कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? महाराज, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। महाराज, पूरब दिशा से ये आवाज आ रही है। आप यहीं बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि पूरब दिशा में पानी मिलेगा? कहीं तुम मुझे यहाँ बैठा कर चले गए तो? महाराज,
आप मेरा विश्वास कीजिए, भला अपने राजा के साथ मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। और आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि मेरे कानों में ऐसी क्षमता है कि मैं बहुत दूर की आवाज़ भी सुन लेता हूँ। गांव के लोग कहते हैं कि मेरे कान अद्भुत हैं। बचपन से ही मेरे कान मीलों दूर की आवाज़ सुन लेते हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है महाराज, फिर चलिए। राजा और सूर्य दोनों पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद राजा को एक तालाब दिखाई देता है। वो रहा तालाब। सचमुच तुम्हारे कान अद्भुत हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो इतनी दूर की आवाज सुन लेता हो, वो भी इतनी धीमी आवाज। मान गए, तुम्हारे कान ही अद्भुत नहीं, तुम भी अद्भुत नौजवान हो। महाराज, अब तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं ना, मैं पानी लेकर आता हूँ। वहीं पास में कुछ केले के पेड़ लगे हुए थे। सूर्य एक बड़ा सा पत्ता तोड़ता है और उसका दोना बना लेता है। फिर उसमें तालाब से पानी भरकर लाता है। राजा पानी पीने के बाद, नौजवान, तुम्हारी सुनने की क्षमता तो अद्भुत है ही, तुम काफी होशियार भी हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि पानी कैसे पीऊंगा, और तुमने अपना दिमाग लगा लिया और केले के पत्ते को ही पात्र बना दिया। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सूर्य है। ठीक है सूर्य, तुम हमारे साथ राजमहल चलो। हम तुम्हें अपना विशेष सेवक नियुक्त करते हैं। सूर्य राजा के साथ राजमहल चला आता है। राजा का दरबार लगा होता है। तभी एक औरत रोती हुई आती है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? महाराज, हम बहुत गरीब हैं और दूसरों को खेत पर मजदूरी करते हैं। आज मैं अपने बच्चों को पेड़ के नीचे सुलाकर खेत में काम कर रही थी। जब दोपहर में वहां आई तो बच्चे वहां पर नहीं थे। पता नहीं उसे कौन ले गया महाराज। ये तो बहुत ही विकट स्थिति है। बच्चे को किसी ने ले जाते देखा नहीं, फिर इसका पता कैसे चलेगा कि बच्चे को कौन ले गया? महाराज, मैं उस स्थान पर जाकर देखना चाहता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तुम इसके साथ जाओ। कुछ घंटे के बाद सूर्य दरबार में लौट आता है। क्या हुआ सूर्य, कुछ पता चला? जब मैं वहां गया तो मुझे दूर पहाड़ी पर एक बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने उस आवाज की दिशा में कुछ सैनिकों को भेजा। सैनिकों को वहां पर वो बच्चा मिल गया। उसे शायद कोई बंदर उठाकर ले गया था और वहां जाकर छोड़ गया। अद्भुत, तुम्हारी श्रवण शक्ति अद्भुत है। कमाल का कान पाया है तुमने। मैं तो तुम्हारे कायल हो गया हूँ। सूर्य को राज दरबार में रहते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा मन बहलाव के लिए पहाड़ी पर जाने की योजना बनाता है। वो अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ सूर्य को भी ले जाता है। पहाड़ी पर जाकर सभी आनंद मना रहे होते हैं। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दूर जाकर सैर कराऊं? हाँ, अवश्य जाओ। सूर्य अकेला पहाड़ी पर घूमने जाता है। कुछ देर बाद वो लौटता है और हम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें वापस जाना होगा। क्या हुआ सूर्य, अभी तो हम आए हैं। महाराज, उत्तर दिशा से घोड़े के टापों की आवाज आ रही है, साथ ही कुछ हाथी भी चिंगाड़ रहे हैं। महाराज, कहीं ये कोई आपका दुश्मन राजा तो नहीं जो राज्य पर आक्रमण करने आ रहा हो? तुम्हारे कान कभी धोखा नहीं दे सकते। ये राज्य पर आने वाले संकट की आवाज है। हमें अभी के अभी वापस लौटना होगा।
राजा तुरंत वापस आ जाता है और उत्तर दिशा की ओर अपने गुप्तचर को भेजता है। 2-3 दिन बाद गुप्तचर वापस आ जाते हैं। महाराज की जय हो। सूर्य की बात बिल्कुल सच है। प्रतापगढ़ का राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। मंत्री सेनापति को आदेश दीजिए कि वो सीमा पर अपने सैनिकों को दुरुस्त करे और शस्त्रागार में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी सीमा पर पहुंचाए जाएं। हमें अपने सैनिकों को दुरुस्त और सतर्क रखना होगा। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पूरी सेना व्यवस्था स्वयं देखता हूँ। देखते ही देखते शत्रु राजा सीमा पर आ जाता है, लेकिन चुनारगढ़ के सेनापति और सैनिक पहले से ही सतर्क थे। घमासान युद्ध होता है, लेकिन जीत चुनारगढ़ की होती है। सेनापति प्रतापगढ़ के राजा मंत्री और सेनापति को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करता है। आप लोग गुप्त तरीके से हमारे राज्य पर आक्रमण करने आए थे। शायद आपको हमारी सैनिक शक्ति का आभास नहीं था। बताइए, अब हम आपके साथ कैसा सलूक करें? महाराज, सचमुच आपकी शक्ति का हमें आभास नहीं था। आपके राज्य की पूरी सेना व्यवस्था इतनी संगठित है कि इसे हराना किसी के बस की बात नहीं। महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और अपनी पुत्री राजकुमारी चित्रलेखा का विवाह आपके साथ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। ठीक है, आपकी मित्रता हमें स्वीकार है। सेनापति, इन लोगों को ससम्मान हमारे अतिथि गृह में ठहराइए। सेनापति बंदी राजा उनके मंत्री और सेनापति को बंधक मुक्त करता है और अतिथि गृह में ले जाता है। चुनारगढ़ के राजा सूर्य को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। सूर्य, तुमने बहुत बड़े संकट से हमें बचाया है। हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, ये सब मेरा नहीं, मेरे इस अद्भुत कान का कमाल है। सभी हंसते हैं।